वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज मैं देखने जा रहा हूँ यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट्स हैं इन इंडिया, उन कौन कौन सी सिलेक्ट की गई थी और कौन कौन सी साइट्स और कितनी ज़बरदस्त हैं। कुछ दोस्त इस बारे में बता रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ, ये आपको हैरान और परेशान कर देगी, आपको देखने को मिलेगा इंडिया क्या है। तो मैंने सोचा आज ये पूरी वीडियो देख ही लेता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ देखिएगा, क्योंकि लगता है कि बहुत ही कमाल की होने वाली है कि वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स इंडिया में वो कौन कौन सी है जिनको सिलेक्ट किया गया था यूनेस्को की जानिब से। देखते हैं दोस्तों, उसके बाद अंदाज़ा लगाएंगे वीडियो कैसी है। सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली हमारे देश की कुछ हिस्टोरिक साइट्स को इंक्लूड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर। इसके वजह से इंडिया उस एक्सक्लूसिव सुपर 40 क्लब का मेंबर बन गई, जो उन कुछ गिने चुने देशों को कहा जाता है जिनके पास 40 या उससे ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो एग्जैक्टली इंडिया की ये 40 साइट्स हैं कौन सी, और इनमें आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं इनका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले साइट्स के बारे में जो इंक्लूड की गई थी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, जहां पर इंडिया इंक्लूडेड थी। तो सबसे पहली साइट है अजंता केव्स, जो महाराष्ट्र में मौजूद है और सेकंड सेंचुरी बीसी के बीच में यहाँ पर इन्हें बनाया गया। ये 31 केव्स का एक यूनिट है जो पूरी तरीके से चट्टानों को तराश कर बनाया गया है, और यहाँ पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को डिपिक्ट करते हुए आर्ट बनाया गया है। यहाँ पर मैंने पर्सनली भी विजिट किया है, और एक ही चीज मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये जो तस्वीरों में नजर आते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। दूसरी जो साइट इंडिया के अंदर इंक्लूड की गई थी वो थी एलोरा केव्स, जो अजंता केव्स के यार कमाल था वो। और ये महाराष्ट्र में मौजूद है, जिन्हें 600 से लेके 1000 AD साल के बीच में बनाया गया। इसी भी साल 1983 के अंदर इंक्लूड किया गया, और ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जहां पर बिना अच्छा ये जो दिखा रहे ना, यकीन करें हमने ऐसा तस्वर नहीं किया था। ऐसी जगह इंडिया में है यार, लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों में और कितनी मेहनत से ये चीज़ बनाई गई होगी। देख के यकीन नहीं आ रहा। मैं समझता था कि ये बस ग्राफिक्स के साथ चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन आज हकीकत में देख रहा हूँ इनका हकीकत में वजूद है यार। इसी मॉडर्न टूल्स के चट्टानों के बीच में जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को डिपिक्ट करते हुए यहाँ पर टेम्पल्स, रिलीजियस केव्स और कई सारे दूसरे आर्ट पीसेस बनाए गए। अगली जो साइट इंडिया के अंदर इसे इंक्लूड की गई वो थी साल 1983 में आगरा फोर्ट। ये मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 16वीं शताब्दी में एम्परर अकबर के रेन में इसे बनाया गया था। अगली जो साइट इंडिया में से इंक्लूड की गई थी वो ये तो जानते हैं, जो आगरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इसको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हो। और इसे भी 1983 में ही इंक्लूड किया गया था। ये टोटल 43 हेक्टेयर्स में फैला हुआ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रेकग्नाइज्ड साइट है, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इंक्लूड किया जाता है। और ये लास्ट साइट था जो 1983 के अंदर ही इंडिया में से इंक्लूड किया गया था। अगली दोस्तों जो साइट है वो है सन टेम्पल कोणार्क, जो पूरी उड़ीसा में मौजूद है, जो 13th सेंचुरी में बना था, और साल 1984 में इसे लिस्ट में इंक्लूड किया गया। यार कोणार्क को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर सन। अच्छा इसी चीज को देख लें, अगर आप तो इंडिया के रहने वाले हैं, अब मुझे यकीन हो गया इसका वजूद है, लेकिन हम काफ़ी मूवीज़ में या इस तरह की इन चीज़ों को देखते हैं ना तो हमें यकीन नहीं आता। हम समझते हैं ये बस मूवी में ग्राफिक की मदद से चीज़ बनाई गई है, लेकिन वाकई में ये इनका वजूद है। अब यकीन आ रहा है कि ये इंसानों ने उस दौर में किस तरह चीज़ें बनाई होगी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब यार पता नहीं क्या बोले मैं इस बारे में, इतना ज़बरदस्त और अल्फाज नहीं आ रहे क्या बोलूं। व्हील्स को डिपिक्ट करते हुए टेम्पल्स बनाए गए हैं, जहां पर एक बहुत ज्यादा फेमस 7 घोड़ों की कार्विंग्स भी है। इनफैक्ट हमारे कुछ नोट्स जो है, जो करेंसी है, उसके ऊपर भी आपको सन टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। और जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी नरसिम्हा देवा के द्वारा, उनके रूल्स में सैंडस्टोन में इस चीज को बनाया गया, और वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल्स आप कह सकते हो ईस्टर्न इंडिया। वाकई में ये अजूबे हैं सब। अगला दोस्तों जो साइट इंक्लूड किया गया यूनेस्को की लिस्ट में वो था ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट एक से बढ़कर एक देखने को मिल रहा है यार। और जो पल्लव राजा थे उनके द्वारा इसे बनाया गया। 7वीं और 8वीं शताब्दी में इनका काम हुआ, और टोटल 11 केव सैंक्टम्स, चैरियट्स, टेम्पल्स, ओपन एयर, रॉक रिलीज और कई सारे ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स यहाँ पर देखे गए हैं, जो आज के डेट में भी सीक्रेट है कि किस तरीके से उस टाइम पर बनाए गए होंगे। सही बात है, मॉडर्न इक्विपमेंट के कोई भी पॉसिबल मीडियम्स नजर नहीं। यही बात तो मैं कर रहा हूँ यार कि उस वक्त मॉडर्न इक्विपमेंट के बगैर कैसे बना ले। नेशनल पार्क जो आसाम के अंदर है,
ऑब्वियसली ये एक नेशनल पार्क होने की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 1985 में इसे इंक्लूड किया गया था एज ए नेचुरल हेरिटेज। और ये एक ऐसा भाग है आसाम का जहां पर नेचुरली हर साल ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से फ्लड्स आती है, जो इसे बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाती है। और यहाँ पर बहुत रेयर इंडियन राइनोसोरस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे 1950 ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब से यूनेस्को की लिस्ट में से इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजर्वेशन हुआ है और अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस का। अगला जो स्पॉट है वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फिर से आसाम में ही मौजूद है। इसे भी 1985 में इंक्लूड किया गया था और ये फेमस है अपने रेप्टाइल स्पीशीज, 350 स्पीशीज ऑफ बर्ड, एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्रोजेक्ट टाइगर, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिसंबर 1985 के दौरान शुरू किया गया था। इसका ये एपिसेंटर था। इंडिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देश है पूरी दुनिया में टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए। अच्छा, से मोर देन 6000 टाइगर्स आज इंडिया के अंदर मौजूद है और ये जो मिशन इंडिया के अंदर सेव टाइगर वाला शुरू किया गया था, वो इसी जगह में से साल 1985 में शुरू किया गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं। वाओ, ये यार क्या क्या देखने को मिल रहा है, कसम से इंडिया में क्या कुछ नहीं है, यकीन नहीं आ रहा। अगली दोस्तों जो साइट है वो है केलोदव नेशनल पार्क, जो है राजस्थान में, और साल 1985 में इसे इंक्लूड किया गया। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर चाइना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, साइबेरिया, इन सारे रीजन्स में से जो क्रेन्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो माइग्रेट करने के बाद में लैंड करते हैं। टोटल 6880 एकड़ में ये फैली हुई जमीन है। एक जमाने पर यहाँ पर डक हंटिंग की जाती थी राजाओं के द्वारा, लेकिन आज ये एक बड़ा प्रोटेक्टेड साइट है और यहाँ पर विजिट करके माइग्रेटिंग बर्ड्स देखने का मौका लोगों को मिलता है। अगला दोस्तों जो साइट है वो है चर्चेस ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। दोस्तों गोवा के अंदर पोर्चुगीज काफी लंबे समय था और 1986 हर एक चीज को देख के मुंह से वाव ही निकल रहा है यार, इतना शानदार। इंक्लूड किया गया ये देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। यहाँ पर मैं सारे के सारे चर्चेस का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा लंबी लिस्ट है, लेकिन आप कैसे क्या शानदार चर्च है। 1510 के बाद में बने हुए चर्चेस थे, उन्हें इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसके बाद में ना सिर्फ इन्हें प्रिजर्व किया गया, लेकिन ये कुछ यूनिक साइट्स में से है पूरे लिस्ट में से, जो अभी भी काफी अच्छे बड़े पैमाने पर फंक्शन बहुत बड़ा रिलीजियस पर्पस था, उस तरीके से इन्हें यूज भी किया जाता है, जबकि कई सारे ऑब्वियसली अभी हिस्टोरिकल साइट्स बन चुके हैं। अगली दोस्तों जो साइट है वो है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है और 1986 में से डिक्लेयर किया गया। ये टेम्पल्स बनाए गए थे 1950 ईडी और 1050 ईडी के बीच में और गुर्जर प्रतिहार के द्वारा इसे बनाया गया, जो चंदेला डायनेस्टी के एम्परर्स थे। टोटल 22 टेम्पल 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इसके अंदर फैले हुए हैं। इस बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ कि यार उस दौर में किस तरह इंसानों ने इनको तराश के इतना खूबसूरत बनाया होगा। ये प्रतीक था कई हजार। ये देखो, ये तो अजूबे हैं, जो भी देखे अजूबे हैं। मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी साल 1986 में कर्नाटक इतना कमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो हम्पी के साइट्स है, इन्हें इंक्लूड किया गया था और 16वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर बने हुए ये टेम्पल्स एक जमाने में दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट और बिगेस्ट सिटीज हुआ करते थे। लग रहा है जब ये हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन खित्ता था तो वाकई में ये बिल्डिंग्स उस दौर की का कैपिटल हुआ करता था। और रिसेंट में ही इस मॉन्यूमेंट को बहुत ज्यादा टूरिस्ट फ्लो देखने के लिए मिल रहा है, कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड्स के वजह से। अगली दोस्तों जो साइट इंक्लूड की गई थी यूनेस्को के लिस्ट में, वो है फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है और साल 1986 में इसे इंक्लूड किया गया। 16वीं शताब्दी में बनी हुई फतेहपुर सीकरी जहांगीर के द्वारा बनवाई गई थी और 1573 में इसका काम खत्म हुआ था। यहाँ पर कई सारे मॉस्क है, रेस्टिंग एरियाज है और पैलेसेस है। अगली दोस्तों जो साइट है वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ पड़क्कल, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में मौजूद के अंदर जो साइट्स है, इन्हें 8th सेंचुरी में बनाया गया था और 1987 में इन्हें लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। यहाँ पर 9 हिंदू टेम्पल्स है, एक जैन सैंक्चुरी है जो एक ही प्रीमाइसेस में मौजूद है और रानी लुकमा देवी के द्वारा ये चीज बनाई गई। ये चीज बनाई गई थी उनकी रानी लुकमा देवी विन की वजह से, जो थे राजा विक्रमादित्य II और पल्लवा डायनेस्टी के अंदर ही इसे भी बनाया गया। ये भी एक आर्किटेक्चर मार्वल है और क्राउन रूबीज के द्वारा जाना जाता है इसे सदर्न इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर। अगली दोस्तों जो साइट है वो है एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, जो एक आइलैंड पर बसी हुई है और 5th और 8th सेंचुरी के बीच में इन्हें बनाया गया। साल 1987 में इन्हें इंक्लूड किया गया था और एलिफेंटा आइलैंड जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अराउंड 10 किलोमीटर अब ये उस दौर के देखें टेक्नोलॉजी के अलावा कितना मुश्किल ये बन गया है। यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है और आप कह सकते हो एलिफेंटा केव्स उन पहले इनिशियल क्लस्टर्स में से थी जो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट केव्स मौजूद है। उनमें से सबसे पहले जो उनकी रीडिस्कवरी हुई वो यही
यही वाली केव्स थी। अगली दोस्तों जो साइट है वो अलग अलग लोकेशंस पे फैली हुई है, जो है द ग्रेट लिविंग टेम्पल्स ऑफ चोला डायनेस्टी, और ये है सारे के सारे तमिलनाडु में, जो गंगाईकोंडा, दर्शुरम और बृहदेश्वर में मौजूद एक से एक बढ़कर है। मैं किस पे बात करूं, अभी सोच रहा हूं कि पहले वीडियो देख लूं, उसके बाद ही अंदाजा लगा सकता हूं कि क्या कुछ है। और 11वीं और 12वीं शताब्दी में इन्हें बनाया गया। अगली दूसरी साइट इंक्लूड की गई थी इंडिया में से, वो थी सुंदरबंस नेशनल पार्क, जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है। और साल 1939 से लेकर 1982 के बीच में वैसे इस पार्ट्स के अलग अलग एरिया को प्रोटेक्टेड वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने बना दिया था, लेकिन ऑफिशियली साल 1987 में इन्हें यूनेस्को का दर्जा मिला। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इन नदी का जो बेसिन है वहां पर सुंदरबंस बनता है। और 1,33,000 हेक्टेयर ऑफ सुंदरबन जो इंडिया के भाग में है, वो एक डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क है आज की डेट में भी। द ग्रेट बंगाल टाइगर यहीं पर है। अच्छा, बहुत ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वाइल्ड लाइफ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और अच्छा, ये भी मुझे अंदाजा नहीं था कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ इतनी ज्यादा पाई जाती है कि मैं सच में जो टाइगर का बताया उस खबर ने मुझे वाकई में शॉक किया कि टाइगर दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। वाइल्ड लाइफ मतलब ये हर जानवर को इतने ज़्यादा नेचुरल माहौल दिया गया है रहने के लिए, ये बड़ी कमाल की चीज़ है यार, ज़बरदस्त है, वो भी आजकल के दौर में ज़बरदस्त। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल भाग है। अगला सुसाइड इंक्लूड किया गया था इंडिया के अंदर से, वो था नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में मौजूद है। साल 1988 में वैसे वैली ऑफ फ्लावर्स को इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन 2005 में नंदा देवी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया एज वन टूरिस्ट स्पॉट। और ज़ांस्कार से लेकर जो ग्रेट हिमालय तक का रीजन है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, ये पूरा का पूरा यूनेस्को साइट के अंदर मौजूद है। वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर का, और काफी ज्यादा इसकी रिलीजियस इंपोर्टेंस, साथ साथ ऑब्वियसली जियोग्राफिकली भी ये एक काफी ज्यादा यूनिक जगह है। अगला स्पॉट जो इंडिया के अंदर से इंक्लूड किया गया था वो था बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। अच्छा, बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखने वाली जगह है इंडिया में। 1989 में इसे यूनेस्को की सेट्स के अंदर इंक्लूड किया गया था। जो प्रिंसिपल स्तूपा है इस पूरे मॉन्यूमेंट में, वो 2nd सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। और कई सारे मोनोलिथिक पिलर्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, कई सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और आज की डेट में ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। अगला एक चीज मैं कहता चलूं कि एक चीज बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये जो पुरानी साइट्स जो भी ये दिखा रहे हैं, ये एक मोजज़े हैं कि किस तरह किस तरीके से वाकई में अजूबे हैं दुनिया में ये वाले, कि इतना मुश्किल उस दौर में कैसे बना लिए होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इनका ख्याल जिस तरह रख रही है, क्योंकि पुरानी इमारतें हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत उनको सजाना, उनको उसी तरीके से रखना, ये बड़ी कमाल की बात है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, हर चीज़ को बस एक दफ़ा गई तो टूट फूट का शिकार होती है। वहाँ जो भी चीज़ देखे लगते हैं जैसे कल ही बनाई गई है, इतनी शानदार तरीके से बनाई गई। वहाँ दोस्तों जो साइट इंक्लूड किया गया था इंडिया में से, वो था हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली के अंदर मौजूद है। और साल अब ये देखें, बिल्कुल न्यू लग रहा है। 1993 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के अंदर। ये अपने डबल डोम के लिए फेमस है और एक इरेगुलर ऑक्टोगोनल बेस की वजह से भी इसे जाना जाता है, और 42.5 मीटर्स की इसकी हाइट है। अगला मॉन्यूमेंट जो है वो कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली। दोस्तों कुतुब मीनार के आसपास में भी कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स है, इसे एज एन वन साइड इंक्लूड किया जाता है, और लेट 12th सेंचुरी में इसे बनाया गया था। आप अगर इसकी स्टोरी जानते होंगे तो इसे कहा जाता है कि जो शिकार पर निकले हुए या कुछ काम से निकले हुए रॉयल मैन थे, उन्हें देखने के लिए, उन्हें स्पॉट करने के लिए कुतुब मीनार का इस्तेमाल किया जाता था रानियों के द्वारा। और 72.5 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार बहुत लंबे समय तक देश का सबसे ऊंचा स्तंभ हुआ करता था। 22 नंबर पे जो इंडिया के अंदर से इंक्लूडेड ये चीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, वो थी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, जहाँ पर अलग अलग रेलवेज इंक्लूड की गई। यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज जो वेस्ट बंगाल में है, वो 1999 में इंक्लूड की गई। नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो 2005 ऊटी तमिलनाडु से इंक्लूड की गई, और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में से 2008 में इंक्लूड की गई थी। इन रेलवेज के बारे में ज्यादा बताने की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक इंडियन इनके बारे में जानता है। बॉलीवुड रहे या फिर डे टू डे बातों में होने वाली टूरिस्ट कॉन्वर्सेशंस भी रहे, ये रेलवेज इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। और इंटरेस्टिंगली 19th तो 20th सेंचुरी में बनी हुई ये रेलवेज आज की डेट में भी फंक्शनल है। वाह, ये अच्छा, मैं समझा था बंद होगी इतनी पुरानी। 3 सेट्स के अलावा भी कुछ और ऐसे रेलवेज है जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया, जैसे माथेरान रेलवेज जो वेस्टर्न घाट्स में आता है, लेकिन खुद क्योंकि वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो माथेरान की रेलवेज को इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो उस वाली रेलवे को भी है।
अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, जो बिहार में है। इतना ऊंचा कैसे? इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट के लिए, और 3rd सेंचुरी बीसी और 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान एक्सपांड किया गया। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी एनलाइटेंड हुए थे, और यही वो जगह है जहाँ पर बोधि ट्री, वो पेड़ जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी एनलाइटमेंट हुए थे, वो मौजूद है। यहाँ पर दुनिया भर से बुद्धिस्ट आते हैं, और साथ साथ कई सारी जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है उन्होंने अपनी मॉनेस्ट्रीज यहाँ पर बनाकर रखी है। अच्छा, ये इस बारे में भी मैं नहीं जानता था। एक मैंने वीडियो पिछले दिनों में देखी थी श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में ना हिंदूज टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं नहीं जानता था कि श्रीलंका में इंडिया से बहुत से लोग वहाँ जाते हैं टेम्पल्स में। और आज जो श्रीलंका में ज़्यादा मेरे ख्याल में बुद्धिस्ट होते हैं, और इधर इंडिया में बुद्धिस्ट की इतनी ज़्यादा जगह हैं इबादत करने की, तो वो वहाँ से यहाँ आते हैं। ये भी एक नई चीज़ है कि इंडिया वाले श्रीलंका में ज़्यादा जाते हैं, श्रीलंका वाले इंडिया में बहुत ज़्यादा आते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है कि इंडिया में इतने ज़्यादा बुद्धिस्ट नहीं हैं, वो फिर भी उनके टेम्पल्स का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ज़बरदस्त है यार, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया में किस तरह दूसरों की मज़हब को भी तरजीह दी जाती है और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की जाती है यार। अगली दोस्तों जो स्पॉट है वो है रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। 30,000 साल पहले यहाँ पर ये केव पेंटिंग्स बनाई गई थी, और साल 2003 30,000 साल पहले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। दुनिया के अंदर जब ह्यूमंस जस्ट अपना एग्जिस्टेंस बनाना शुरू कर रहे थे, उस समय पर 10,280 हेक्टेयर जमीन में जो अलग अलग केव्स है, वहां पर सैंडस्टोन पर ये सारी की सारी 30,000 साल कहना यार आसान है के अंदर हुआ करती थी, जहां पर टोटल 21 गांवों में एंशिएंट ह्यूमन बींग्स रहा करते थे। वो थे भिमबेटका के रॉक शेल्टर्स, जो अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली एक साइट है। अगली दूसरी साइट है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, जो महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद एक रेलवे स्टेशन है। साल 1888 में 16 लाख रुपए की कीमत से स्टेशन को बनाया गया, और आज की डेट में ये न सिर्फ मुंबई का लेकिन इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जहां पर लॉकडाउन न होने के टाइम पे मोर देन 1100 ट्रेन दिन में पास होती थी, वो भी एक टर्मिनस होने के बावजूद। ये भी कुछ उन यूनिक साइट्स में से है जिनका बड़े पैमाने पर आज के डेट में प्रैक्टिकल यूज हो रहा है। जिस हिसाब से इसे बनाया गया था उसी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं ये मेरे ख्याल में ब्रिटिश ने बनाया होगा, वही डिजाइन है जैसे लंदन के इमारतें होती हैं। इस स्टेशन के रूप को और ज्यादा बदल दिया जाने वाला है ताकि आने वाले सेंचुरीज के लिए भी ये फंक्शनल रह पाए। अगला दोस्तों जो साइट है वो है चांपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो गुजरात में मौजूद है, और 8 से लेकर 14 सेंचुरी के बीच में बने हुए जो ये साइट्स है, इन्हें 2004 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। ये भी बहुत ज्यादा प्री हिस्टोरिक जगह है, जहाँ पर एक जमाने में गुजरात का जो एंशिएंट किंगडम था उसका हिंदू कैपिटल इसी जगह को माना गया था, और कई सारे एग्रीकल्चरल साइट, वाटर इंस्टॉलेशंस, जैन टेम्पल्स, काली माता टेम्पल्स जैसी चीजें यहाँ पर मिली है। ये एक स्पेशल साइट इसलिए है क्योंकि ये उन रेयर सेट्स में से है जो मुगल एम्पायर के दौरान बिल्कुल भी अनटच रही, आसपास में कहीं पर इन्फ्लुएंस आया नहीं, और कह सकते हो आइसोलेटेड ये रही इतने सारे सालों तक, जिसका जैसे ये टेम्पल और आसपास का पूरा इसकी क्या वजह थी कि अनटच रही, पहले रहा करता था। अगली दोस्तों जो साइट है वो है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो है दिल्ली के अंदर, और साल 1648 में बनी हुई साइट को ये रेड फोर्ट बिल्कुल इसी शेप में पाकिस्तान में लाहौर फोर्ट है, मार्बल मगर वो व्हाइट कलर में चीजों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया। अलग अलग मुगल एम्परर्स के लिए यहाँ पर कमरे और दीवाने, खास दीवाने यहाँ मौजूद है। मतलब मुगल एम्पायर में आर्किटेक्चर एक जैसा ही था इमारतों का। अगली दोस्तों जो साइट है वो है जंतर मंतर जयपुर। तो जो जंतर मंतर जयपुर वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है पूरे के पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का, और साल 1727 और 1734 के बीच में ये जो चीज बनी है ये एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से बनी हुई है। इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक लोग ठीक से समझ भी नहीं पाते थे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता था, लेकिन स्टार्स का पोजीशन जानना, एक्लिप्सेस को डिटेक्ट करना, कौन सा स्टार कौन सा पोजीशन, कैसे ग्रह दशा होगी, ये सारी की सारी चीजें इस साइट में से डिटरमाइन की जाती थी। क्या मतलब ये साइंटिफिक तरीके से स्टार्स की वाकई में नहीं समझा उस दौर में, इसको कैसे इस्तेमाल करते होंगे यार। वाह, ये भी इंडिया में है।
इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल, कॉस्मोलॉजिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, मैथमेटिकल स्किल्स थी, जो स्कॉलर्स हमारे यहाँ पर थे, इसका जीता जाता सबूत बन गया जंतर मंतर। अगली दोस्तों जो साइट्स है वो एक बहुत बड़ा देश का घाट है, जो वेस्टर्न घाट्स, जिसे कई सारे स्टेट्स में से डिवाइड किया गया है, जहाँ पर सह्याद्री माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स, तलगिरी क्लस्टर, केदारमुख पूरी जन्नत है ये तो। क्लस्टर, ऐसे अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। वैसे वेस्टर्न घाट्स को फॉर्मली सिर्फ और सिर्फ पूरे स्ट्रेच में सह्याद्री माउंटेन्स के नाम पे जाना जाता था, लेकिन क्योंकि अलग अलग रॉक फॉर्मेशन से ये बने हैं तो इन्हें जियोग्राफिकली भी बाद में डिवाइड किया गया। ये एक ऐसा रीजन है हमारे देश का जो अभी भी प्रिस्टीन है, कई सारे सेक्शंस में काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाना डिफिकल्ट है, और पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर का हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इसे कई बार नॉमिनेट और अवार्ड किया गया है। टोटल 39 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, डेजिग्नेटेड साइट्स यहाँ पर मौजूद है, और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे स्टेट्स अलग अलग हिस्से ओन करते हैं वेस्ट अम्बेर। अगली दोस्तों जो साइट है वो है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान वैसे भी जाने जाते हैं अपने हिल फोर्ट्स के लिए, और यहाँ पर अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़, राजस्थान बहुत खूबसूरत है यार। जो राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर था, इसकी झलक आपको इन सारे फोर्ट्स में देखने के लिए मिलेगी, और आज के डेट में भी इनमें से कई सारे फोर्ट्स में एक्चुअल रॉयल फैमिलीज रहती है। अच्छा, 31 स्पॉट पे है रानी की वाव या द क्वींस टेम्पल, ये गुजरात में है। ये भी एक ऐसा ओ यार, ये जमीन के अंदर उस दौर में, मैं तो जमीन के ऊपर की बात कर रहा था कि किस तरह बनाया गया है, वो जमीन के अंदर भी उतने ही शानदार। ऐसे जाना इतना नहीं चाहता था, रवि की बहुत ज्यादा ये फेमस हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली जो फोटो जेनिक सीन्स यहाँ पर बन सकते हैं उसके वजह से, और 2014 में इंक्लूड होने के बाद में ये जो 64 मीटर गहरी स्टेप वेल है, आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है हिमालयन नेशनल पार्क, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर का हिस्सा है हिमालय का, और इसे भी 2014 में किस चीज पे बात करें यार, 540 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, जो अपर माउंटेन ग्लेशियर स्नो मेल्ट रीजन है, इसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। 25 फॉरेस्ट टाइप्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, रिच यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, और इंडिया की जो मेन नदियां है वो इसी रीजन में से शुरू होती है। अगली दोस्तों जो स्पॉट है वो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा। ये बिहार के अंदर मौजूद है, जो दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और 5th और 12th सेंचुरी के बीच में से बनाया गया। अच्छा, हमने हिस्टोरिक दुनिया में सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ये यार यकीन कर जाएं, होश घुमा दिए मुझे मेरे इस वीडियो ने कि इंडिया में क्या क्या, पूरी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की सबसे जो ज़बरदस्त और पुरानी चीज़ें थी वो इंडिया में, हिंदुस्तान में थी उस वक्त। और मुझे इससे यकीन हो गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग, राजा इसी खित्ते में पाए जाते होंगे जिन्होंने ये बनाए, और तालीम याफ्ता भी, एजुकेटेड लोग भी यहीं सबसे ज़्यादा होते होंगे। स्कॉलर्स सुने हैं हमारे हिस्ट्री में, वो यहीं पे पढ़े थे। दुनिया का सबसे बड़ा बुक कलेक्शन या लाइब्रेरी जो है वो यहीं पर मौजूद थी। अच्छा, लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट्स के दौरान उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसके बाद में धीरे धीरे नालंदा का डिमाइश शुरू हुआ, और दूसरे जो कुछ रीजन्स थे दुनिया भर के वो ज्यादा फेमस बन गए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन फिर भी पूरे के पूरे दुनिया के सेंटर की शुरुआत नालंदा में से हुई थी। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है कंचनजोंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम के अंदर मौजूद है, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वैलीज, लेक, ग्लेशियर्स, स्नो कैप माउंटेन्स, एंशिएंट फॉरेस्ट, और वर्ल्ड का तीसरा हाईएस्ट पीक कंचनजोंगा हमें देखने के लिए मिलता है। 2016 में इसे इंक्लूड किया गया इस लिस्ट के अंदर, बहुत खूबसूरत है, जियोग्राफिकल एनोमली है। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसर चंडीगढ़। ये कुछ उन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं नहीं। आप जानते होंगे कि चंडीगढ़ को प्लान तरीके से बनाया गया था, और एक आर्किटेक्ट को इसके लिए काम दिया गया था, जिन्होंने पूरी तरीके से आर्किटेक्चर को रीडिफाइन करते हुए टोटल 17 ऐसे बिल्डिंग्स चंडीगढ़ में बनाए थे, जिनका इस्तेमाल आज भी होता है, और इन्हें भी उनकी यूनिकनेस की वजह से 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया। आप ऐसा भी कह सकते हो ये कुछ उन साइट्स में से है जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट बनी थी, लेस देन सेंचुरी पहले इन्हें बनाया गया, और उसके बावजूद ये साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगली दोस्तों जो साइट है वो है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जो अहमदाबाद गुजरात है। इस पूरी की पूरी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ जो शहर है, ये 15वीं शताब्दी से अपना इन्फ्लुएंस अपने आसपास देता जा रहा है, और कई सारे पब्लिक वेल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फीडर्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगला दोस्तों जो साइट है वो है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर भी मल्टीपल साइट्स इंक्लूडेड है, जहाँ पर मुंबई का हाई कोर्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी में मौजूद राजाबाई टावर, मुंबई कॉन्वेंशनल
प्रेसिडेंशियल हॉल, ईरो सिनेमा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इन जैसे अलग अलग साइट्स मौजूद है। और 19th और 20th सेंचुरी में बने हुए ये सारे के सारे स्पॉट्स ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे और 2018 में इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगली दोस्तों जो साइट है वो है जयपुर। अहमदाबाद की तरह ये भी एक पूरा का पूरा शहर है जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन क्या कलरफुल मॉल है यार। और साल 1727 में इसके फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर भी कई सारे पैलेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल या रामप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में मौजूद है। इसी साल 1 महीना भी नहीं हुआ इस टेम्पल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। गणपति देवा और रेचल्ला रुद्र रेड्डी इन किंगडम्स के दौरान इसे एस्टेब्लिश किया गया साल 1123 और 1323 के बीच में। और यहाँ पर भी आपको पोरस ब्रिक्स के द्वारा बने हुए यानी फ्लोटिंग ब्रिक्स जिन्हें कहते हैं, जिनके अंदर काफी ज्यादा एयर पॉकेट्स होते हैं, इसके द्वारा बना हुआ रूफ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर कैचमेंट एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड्स, आइलैंड्स, फॉरेस्ट, इन सारी चीजों को भी आसपास में इंक्लूड किया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आखिरी जो साइट इंडिया के अंदर लेटेस्ट इंक्लूड की गई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर वो थी धोलावीरा, जो सिविलाइजेशन का एक भाग है इंडिया के अंदर से। गुजरात के अंदर ये मौजूद है और कम से कम 8 से लेकर 9000 साल पहले इन साइट्स को बनाया गया था। 9000 साल पहले ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद थी। कॉपर, स्टोन ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस स्टोन, टेराकोटा, आइवरी, मतलब ये खित्ता तो हमेशा से ही आबाद था ना। मटेरियल्स भी इस शहर के अंदर मिले हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कितनी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी इसका एक जीता जाता सबूत है धोलावीरा। और इसे 2021 में इसी महीने जुलाई के अंदर इंक्लूड किया गया एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों इसके अलावा भी वैसे कई सारे अलग अलग यूनेस्को के डेजिग्नेशंस होते हैं। सबसे पहले तो यार मैं दाद देता हूँ इस दोस्त को जिसने ये वीडियो बनाई। कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त अंदाज से इसने इस वीडियो को बनाया है, कवर किया है हमारे लिए, कमाल है यार। और जो चीज़ें मैंने इंडिया की देखी है, मेरा नहीं ख्याल ये यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो कवर की गई हैं 40, दुनिया में किसी मुल्क की इतनी ज़्यादा साइट्स को इतना ज़बरदस्त तरीके से ना किसी ने दिखाया होगा और ना कोई होंगी। लेकिन मैं हकीकत में आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया के अजूबे हैं, जो भी इसने दिखाया ना अजूबे हैं। बंदा हैरान परेशान है कि ये बिल्ड उस वक्त कैसे किए होंगे, इनको बनाया कैसे किया होगा, इन पर पैसा कितना लगा होगा, कितने अरसे में बनाए गए होंगे। मैं तो बस ये देखकर उस वक्त से सोच रहा हूँ कि ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं वाकई में समझता था इंडिया में जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इस तरह के पुराने हिस्टोरिकल जगह दिखाई जाती है ना, शायद ये ग्राफिक्स का कमाल है जो मूवीज़ में हम देखते थे कि ये ना आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई हैं, अक्सर शूट भी होते थे। लेकिन आज यकीन हो गया वाकई में इनका वजूद है और ये पाई जाती है उधर। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि वाकई में ऐसा हो सकता है यार। हैरान कौन करने वाली चीज़ें थी, इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी यार। मैं तो 30 हज़ार साल पुरानी बिल्डिंग इंडिया में मौजूद, अभी 30 अभी ये जो आखिर में बताई 9,000 साल पुरानी, और 9,000 साल कहना आसान है यार, इतना कमाल का था। और फिर किसी भी मुल्क में इतनी साइट्स नहीं है जितनी इंडिया में पाई जाती है और जितनी कमाल की ये थी, बंदे की होश उड़ा दे यार, कितना कमाल का सब कुछ था। सबसे बढ़कर जो ड्रिल उसने दिखाई है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, पुराने तरीके से चल रही है अब भी। पहले मैं देखता रहा हूँ कि शायद ये अभी बंद होगी, उस वक्त इसको वहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको सिलेक्ट किया गया होगा। लेकिन जब उसने कहा ना ये अभी भी रवां दवाएं अभी चलाई, मैं फिर परेशान हो गया कि आजकल के दौर में भी ऐसा कुछ हो रहा है यार। कमाल है, सब कुछ देखने को मिल रहा था। और ख़ास कर बुद्ध मत से जिस तरह इंडिया में उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की गई है, उसका यार मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि कितना ख्याल रखा जाता है वहाँ इस तरह की बिल्डिंग्स का। पाकिस्तान में बहुत बुरे हाल हैं, देखने को कुछ नहीं मिलता, और इंडिया में इतनी ज़्यादा क्या कुछ नहीं है जो देखने वाला है। यकीन कर जाएं, पता नहीं टूरिज्म में कितना काम कर रहे होंगे और किया जा चुका होगा, इसको दुनिया में कहाँ से आते होंगे और कितना ज़्यादा पैसा भी बनाया जाता होगा, और बनाना भी चाहिए क्योंकि उनकी हिफाजत पे भी तो लगाया जाता है। ज़बरदस्त था यार, पूरी वीडियो ने होश उड़ा दिए, जितना को उतना कम है। सच पूछे तो मैं ठीक से इसीलिए बात नहीं कर पा रहा कि अभी मेरे हवास पे वक्त है, वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ, इतना ज़बरदस्त था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में और भी मुझे बताएं इन जगहों के बारे में
क्योंकि अब तो बहुत जी चाह रहा है इन सारी जगहों पर अलग अलग से वीडियो बनाई जाए, इतना ये कमाल का था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत कमाल की थी वीडियो यार, बहुत ज़बरदस्त लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय।